आज से मैं तुम दोनों को जायदाद से बेदखल करती हूँ। आइए सुनते हैं इस कहानी को। बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। तुम्हारा आना तो संभव ना हो सकेगा, पर अगर तुम अपने दोस्त रिजवान को फ़ोन कर दो, जो कि बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। मेरी हिम्मत खड़े होने की भी नहीं हो रही है। कांता जी ने कांपती आवाज़ में अपने बेटे रोहन से कहा। माँ, तुम भी गजब करती हो। कितना कहा था कि गांव का सब जमीन जायदाद बेचकर मेरे साथ शहर आ जाओ, लेकिन तुम्हें तो किसी की सुनना ही नहीं है। पर बेटा, तू तो जानता है, पूरा जीवन यहाँ अपनों के बीच गुजारा है। तेरे शहर में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। एक एक पल मेरा पहाड़ जैसा गुजरता है। यहाँ तो मेरे सभी अपने बंधु बांधव हैं। अच्छा माँ, ठीक है, अभी मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। जैसे ही फुर्सत होगी मैं रिजवान को फ़ोन कर दूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। या फिर आप छोटी को क्यों नहीं बुला लेती? 2 घंटे की दूरी पर ही तो है। वो 1-2 दिन आकर घर भी संभाल लेगी और आपका ख्याल भी रख लेगी। मैं आने की कोशिश करता, पर माँ आप बुरा मत मानना, मेरी मजबूरी है। अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। रोहन ने अपनी लाचारी प्रकट की। जितनी देर रोहन ने ये सब बातें करने में लगा दी, इतनी देर में वो रिजवान को फ़ोन भी कर देता। रोहन से सलाह लेने के लिए तो कांता जी ने फ़ोन नहीं किया था। वो तो बस इतना चाहती थी कि वह अपने दोस्त को फ़ोन कर दे, पर शायद उसे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो माँ अपनी सेवा करवाने के लिए उसे गांव बुला ले, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहता था। अपनी ज़िंदगी में कांता जी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। ज़िंदगी की पाठशाला में आज उन्हें यह सीख भी अच्छी तरह से मिल गई कि अगर अपना शरीर साथ ना दे तो कोई शगा नहीं होता, चाहे वो अपना बेटा ही क्यों ना हो। ना चाहते हुए भी कांता जी ने छोटी के ससुराल फ़ोन लगाया। मम्मी, आपकी हालत ऐसी देखकर मुझे अपनी बेटी होने पर गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? मेरी सासू माँ की तबीयत खराब है। यहाँ उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं। एक क्षण के लिए भी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, एक रास्ता जरूर निकाल सकती हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाएं, तो सासू माँ के साथ साथ आपकी देखभाल भी हो जाएगी। पर बेटा, तुम तो जानती हो, समधन जी को मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। दुखी होते हुए कांता जी ने कहा। आप भैया से बात क्यों नहीं करती हो सकता है वो कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाएं। दोनों बच्चों से मिन्नतें करने में कांता जी की बची खुची हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अब तो बुखार के कारण उन पर बेहोशी भी छाने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव में अब किसी को उनकी शायद जरूरत नहीं थी, इसीलिए उनके बुखार को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। मन ही मन कांता जी सोच रही थी, क्या ये वही बच्चे हैं जिनके पालन पोषण करने में कभी उन्होंने अपना सुख रत्ती भर नहीं देखा। 30 बरस की थी जब जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया था। जमाने के साथ लड़कर संघर्ष करके अपने अकेले की दम पर दोनों बच्चों का भरण पोषण किया था उन्होंने। जहां एक और उनका बड़ा बेटा ऑफिसर बन गया था, वहीं बेटी के अच्छे संपन्न घर में हाथ पीले करके वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब ज्यादा देर न लगाते हुए कांता जी ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगाया और अकेले ही अस्पताल जाने का निर्णय लिया। उनकी बीमारी की खबर महरी आशा ने पूरे मोहल्ले में बता दी थी। आशा अपने पति के द्वारा छोड़ी हुई मजबूर स्त्री थी। घर घर काम करके वो अपना और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल रही थी। जल्दी जल्दी आशा ने कांता जी की जरूरत के कपड़े, ब्रश, नहाने का साबुन इत्यादि जहां तक वो सोच सकती थी एक बैग में रख दिया था। कांता जी को इतनी तेज बुखार चढ़ा था कि वो बुखार के कारण कांप रही थी। जैसे ही एम्बुलेंस आई, आशा के भरोसे अपना घर सौंप कर कांता जी अस्पताल चली गई। अर्धबेहोशी की हालत में उन्होंने एम्बुलेंस में आए कर्मचारी को डॉक्टर रिजवान के बारे में बता दिया था। इसीलिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। डॉक्टर रिजवान की मदद से उन्हें सही चिकित्सीय परामर्श मिल गया था। खून की जांच की रिपोर्ट आने पर पता चला कि उन्हें डेंगू हो गया है, जिसकी वजह से उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही है। डॉक्टर रिजवान को पता था कि कांता जी अकेली रहती हैं, इसीलिए उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, यहीं अस्पताल में रहिए। रोज सुबह आशा कांता जी के लिए खाना बनाकर ले आती, साथ में बाजार से फल ले आती। एक एक करके पड़ोसी भी उनको देखने आते।
धीरे धीरे सभी के प्यार और साथ से कांता जी ठीक हो रही थी। सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें इस बात का था कि दोनों बच्चों को उन्होंने अपनी बीमारी की खबर दी थी। आज पूरे 2 दिन हो गए, किसी को उनकी सुध लेने की फुर्सत ना मिली। जो खून के रिश्ते थे वो इस तरह पराये हो जाएंगे, ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जो पराये थे वो दिन रात एक करके उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। आशा के प्यार और सच्चे दिल से की गई देख रेख से कांता जी अब भविष्य के लिए मन ही मन कुछ निर्णय ले चुकी थी। आज पूरे 2 दिन बाद शाम को रोहन का फोन आया। लापरवाही वाले अंदाज में कांता जी से इठलाते हुए बोला, क्षमा कर दो माँ मुझे, मैं रिजवान को फोन नहीं कर पाया। अब आपकी तबीयत कैसी है? इतनी व्यस्तता थी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। हाँ बेटा, सच कहा तूने। जिसने तुझे सांसें दी, अब उन्हीं की सांसों की रक्षा करने की तेरे पास 2 घड़ी भी फुर्सत नहीं। मैं ठीक हूँ। तुम अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखें। इतना कहकर दुखी मन से कांता जी ने फोन रख दिया। पूरे 8 दिन बाद कांता जी अपने घर वापस आई थी। आशा ने पूरा घर करीने से साफ सुथरा कर रखा था। ये देखकर कांता जी की आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। उन आंसुओं को कांता जी ने अपनी आंचल में समेट लिया, क्योंकि आज उन्होंने जीवन की पाठशाला में एक नया शब्द इंसानियत जो सीखने को मिला था, जिसकी गुरु आशा थी, जो बेगानी होते हुए भी अपनों से बढ़कर थी। आज गांव की अपनी पूरी जमीन जायदाद घर सब कुछ कांता जी ने अपनी वसीयत में आशा के नाम कर दिया था। अपनी बेटी छोटी और बेटा रोहन को फोन करके उन्होंने ये खबर दे दी थी। माँ के द्वारा उठाए जाने वाले इतने बड़े कदम की तो रोहन और छोटी को बिल्कुल भी आशा ना थी। जैसा कि कांता जी ने सोचा था, अगले ही दिन दोनों कांता जी के पास गांव में थे। आपके इतने बड़े कदम उठाने की वजह जान सकता हूँ मैं? अधिकार पूर्वक रोहन ने कहा। छोटी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। माँ, क्या मैं मर गई थी आपके लिए, जो सब कुछ अपने आशा के नाम कर दिया? कांता जी भी बिना विचलित हुए अपने बेटे और बेटी की ओर मुखातिब होते हुए बोली, मैं भी हाड़ मान से बनी इंसान हूँ। इंसानों को और इंसानियत को पहचानना मुझे अच्छी तरह आता है। जब तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर गए थे, तब मेरी इतनी उम्र थी कि मैं आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती थी। अपना दूसरा घर संसार बसाकर अपनी खुशियों के रास्ते चुनकर आगे बढ़ सकती थी। लेकिन मैंने अपनी सारी सुख सुविधाओं, इच्छाओं की आहुति देकर तुम दोनों की परवरिश की। लेकिन तुम लोगों की आंखों पर अपने सुख की इतनी गहरी धुंध छा गई थी कि जिसमें माँ के प्रति तुम्हारे कोई कर्तव्य और दायित्व ही नहीं रह गए थे। जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैंने तुम दोनों को बारी बारी से खबर दी। पूरे 8 दिन अस्पताल में मैं जिंदगी और मौत से लड़ती रही। डेंगू हो गया था मुझे, पर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी एक बार सुध लेने की कोशिश ना की। छोटी, तू जो बड़ा दम भर रही है, अब वसीयत की खबर सुनकर कैसे एक पैर पर दौड़ी दौड़ी चली आई। उस समय तो एक बार भी तूने फोन करके मेरी सुध ना ली। अरे, अगर तू अपनी सासू माँ की सेवा में व्यस्त थी तो दामाद जी को भेज देती मेरा हालचाल पूछने। कम से कम फोन पर तो खबर ले ही सकती थी। जितने दिन मैं अस्पताल में रही, तेरा एक बार भी फोन ना आया। कभी सोचा है मेरे दिल पर क्या गाज गिरी होगी तुम दोनों के इस तरह के उपेक्षित व्यवहार से? अब शायद तुम दोनों की नज़रों में मेरा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। ये मुझे अच्छी तरह से अनुभव हो गया है। ऐसे कठिन समय में आशा ने मेरी सहायता की, मेरा मनोबल बढ़ाया, मुझे सहारा दिया, मेरी दुख की हमदर्द बनी, दिन रात एक करके मेरी सेवा की। इसलिए यह मेरी उत्तराधिकारी है। अब जो सेवा करेगा, मेवा भी तो उसी को मिलेगा ना। तुम दोनों बाद में उसे परेशान ना करो। इसके लिए भी मैंने वकील साहब से कागजात बनवा कर तैयार कर लिए हैं। आज से मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। रोहन और छोटी को आत्मग्लानि महसूस हुई। अब सिवाय पछताने के उनके पास कुछ भी नहीं था। दोनों ही अपराध बोध से गिर गए थे। सचमुच अपने जीवन के सुख के पलों में उन्होंने माँ के बुढ़ापा और उनके कष्टों को उपेक्षित कर दिया था। माँ, सचमुच आज आपने हमारी गलतियों का एहसास करवाकर हमारी आंखें खोल दी और जीवन के एक बहुत बड़े सत्य से रूबरू करवाया। माता पिता जन्म देकर कष्टों को सहकर अपनी संतान को इस जीवन में लाते हैं, और जब वही संतान उन्हें उपेक्षित कर दे तो वह उनके जीवन का सबसे कष्टदायी पल होता है। भले ही आप हमें अपनी जायदाद से बेदखल कर दें, लेकिन अपनी सेवा से कभी बेदखल ना करना माँ।
जब जब भी जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा मैं दौड़कर आपके आंचल की छांव तले आ जाया करूँगा। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। दोनों बच्चों की आंखों से बहते अविरल आंसू उनकी गलतियों का प्रायश्चित कर रहे थे। आज के समय में हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ ये बड़ी समस्या है। जहाँ वो अपनी जड़ और जमीन से उखड़कर कहीं दूसरी जगह बस नहीं सकते, वहीं दूसरी ओर अपनी संतान का उपेक्षित व्यवहार उन्हें दुखी कर देता है। आखिर कांता जी सिर्फ अपने बच्चों से यही तो चाहती थी कि वो फोन पर उनकी रोज खोज खबर लेते रहें, लेकिन शायद अपने जीवन की व्यस्तताओं में उनके बच्चों के पास इतना भी समय नहीं था अपनी माँ के लिए। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।